नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, रात को पेपर डाल दिए गए थे और अब मैं जो आंसर की लेकर आया हूँ वो है जो लेवल 2 का जो पेपर हुआ था 23 जुलाई 2022 को सेकंड शिफ्ट हुई थी, जो शाम को इवनिंग शिफ्ट थी या जो सेकंड शिफ्ट थी उसका यह पेपर है। और विज्ञान और गणित दोनों प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, सीधा आंसर की बात करेंगे। अगर आपको गणित का सॉल्यूशन देखना है तो आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं, लगभग प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया है। एक दो प्रश्नों का अगर रहा है तो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आया था कि x की घात 4 माइनस x माइनस वाई की घात होल पावर 4 का गुणनखंड है। ये गुणनखंड वाला प्रश्न आया था और इसमें सही आंसर है ए, वाई कोष्टक 2x माइनस वाई कोष्टक 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्यूशन आप उस वीडियो में देख लेना, यहाँ मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है ए। दूसरा प्रश्न, दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है 40। ये भी मैंने करवाया हुआ है आंसर में आपके। वह न्यूनतम संख्या जिसको 1880 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग, तो वह न्यूनतम संख्या है वो 15 और उसके अंकों का योग 1 + 5 = 6। सही आंसर हो गया 6। एक प्रश्न आया, कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर है आपके 10%। कितना है? 10%। एक प्रश्न आया, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपये 2000 है वो 2420 रुपये हो जाएंगे कितने वर्षों में? तो 2 वर्षों में। सही आंसर है ए। एक प्रश्न है, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत हानि होगी? तो इसका सही आंसर होगा 14 सही 2/7%। एक प्रश्न आया कि एक थैले में 20 रुपए के, 10 रुपए के और 5 रुपए के नोट 3, 4, 5 के अनुपात में, कितने अनुपात में? 3, 4, 5 के अनुपात में। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये तो 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर है डी 40। मैंने लगभग प्रश्न आपको करवा रखे हैं पहले से। यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है तथा भिन्न का मान 3/8 है तो भिन्न क्या होगी? तो इसका जो भिन्न आएगी वो आएगी 15/40 या 40/15। इसका मतलब इसमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, मतलब कोई भी एक तिर्यक रेखा है वो 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण है उनका प्रत्येक युग्म बराबर होता है। मतलब जो संगत कोण है ये कोण है ये बराबर होंगे। एक प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कहलाती है, तो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में PS समांतर QR, तो QPS का मान, ये मान पूछा था और ये मान होगा 90 डिग्री। 5x होगा और 5 × 18 = 90 डिग्री। एक प्रश्न आया था, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग, तो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग 540 होता है। सही आंसर होगा डी। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, P कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या है? तो स्पर्शरेखा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। सही आंसर है सी। वापस बता देता हूं, अगर आपको पूरा व्याख्या से सॉल्यूशन देखना है तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं, वहां मैंने सॉल्यूशन करवा रखे हैं सभी प्रश्नों के। यहाँ सीधा आंसर बता रहा हूँ, आप आंसर की से मैच कर सके। और ये आंसर की जो मेरे द्वारा बनाई गई है, बोर्ड के द्वारा ऑथेंटिक आंसर की नहीं है। लगभग प्रश्न आपको सही मिलेंगे, कुछ प्रश्न में विवाद होगा, मैं आपको बता दूंगा वो प्रश्न कौन से। एक समकोण त्रिभुज में यदि भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत है तो इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका परिमाप होगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि तीसरी भुजा आएगी 17 और 8, 15, 17 का योग करेंगे तो 40 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए। एक संख्या है 1, 2, 3, 4 n संख्याओं का समांतर माध्य क्या है? तो आपको पता होगा n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n कोष्टक n + 1/2 और इनका निकालना है माध्य। माध्य निकालने पर n का भाग देते हैं, n से n कैंसिल, उत्तर आएगा n + 1/2। ये सही आंसर होगा बी। एक प्रश्न है, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर कहलाता है, तो यह कहलाता है वर्ग माप। एक प्रश्न है, मूल बिंदु की निर्देशांक, तो ये सबको आ रहा था 0, 0। यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो 6 से बड़ी संख्या, आपको पता होगा पासे को उछालने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या आती है, 6 से बड़ी संख्या नहीं आती है। इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। एक प्रश्न है,
कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो गणित में संख्याओं, स्थानों, मापनों आदि का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, सही आंसर है। गणित की अपनी भाषा, पद, प्रत्यय व सूत्र आदि होते हैं, ये भी सही है। गणित का ज्ञान है वो तार्किक नहीं होता, ये गलत हो गया। और गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप से होता है, ये सही है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो गया सी। एक प्रश्न है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये आर्टे 2012 में पूछा गया प्रश्न है, वापस पूछा गया है, गैलीलियो। एक प्रश्न है, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये 2015 में आया हुआ प्रश्न है रीट में, और इसका सही आंसर है सामाजिक मूल्य। एक प्रश्न है, द ऑथर ऑफ बुक गणित सार संग्रह, मतलब गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है? ये श्री महावीर आचार्य की पुस्तक है, और ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए गणित में सूत्रों की रचना करते हैं? तो ये होती है आगमन विधि। निम्नलिखित में किसमें का ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? तो आपको पता होगा चित्रकला में सर्वाधिक सहायक ज्ञान होगा वो रेखा चित्र का होगा, रेखा गणित का होगा। क्योंकि रेखा गणित में हम जो आकृतियां बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज, जो समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, आयत, वर्ग, ये सब हम आकृतियां बनाते हैं, वो चित्रकला में सहायक होती है। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है? तो साक्षात्कार मूल्यांकन प्रविधि है, प्रश्नावली है, चेकलिस्ट है, तैयारी नहीं है। तो सही आंसर हो गया बी। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है शिक्षण उद्देश्य से, मूल्यांकन प्रविधि से, अधिगम अनुभव से, इन सभी से। तो आपको पता होगा मूल्यांकन प्रक्रिया के जो 3 सोपान है वो इन तीनों से संबंधित होती है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है अपनी अध्ययन पद्धतियों को दिशा निर्देश करना, कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना, ये सभी। देखो इस प्रश्न में देखो विवाद हो सकता है, हर टीचर अलग अलग आंसर बताएगा आपको, लेकिन जो बोर्ड का आंसर होगा वही मान्य होगा। इस प्रश्न में देखो अगर आप अच्छे से इस प्रश्न को अगर देख पा रहे हैं तो वर्गीकरण करना तो नहीं होगा, छात्रों का कठिनाई स्तर के आधार पर वर्गीकरण तो उपलब्धि परीक्षण करता है वैसे तो। अगर एग्जैक्ट आंसर देखें तो इसका सही आंसर सी जाता है, लेकिन कुछ कुछ सभी में बातें शामिल है, इसलिए इसका आंसर डी भी जा सकता है। तो देखो सी या डी इन दोनों में से इसका आंसर माना जाएगा। विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना यह भी होता है, और दिशा निर्देशित करना ये सब मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, लेकिन निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। तो आपका इसका आंसर सी और डी मैं दोनों मान रहा हूं, कोई ना कोई सा आंसर माना जाएगा बोर्ड के द्वारा। आप देख लेना कौन सा आंसर बेटर है। बाकी ये प्रश्न विवाद का साथ लग रहा है कि इसमें एक आंसर माना जाएगा, और विवाद ऐसा कोई विवाद नहीं है, प्रश्न डिलीट होने वाला विवाद नहीं है। इसमें से जो बोर्ड मानेगी वही हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, जो बोर्ड जो पेपर बनाने वाला पेपर सेट रहा है उसका माइंड सेट क्या काम कर रहा है वही उसका आंसर होगा। यह प्रश्न आया था, किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना की जाती है? तो जो संयोजन की प्रक्रिया वो संश्लेषण विधि में की जाती है। एक प्रश्न आया था, √3 गुणा 9 का स्क्वायर बराबर 3 x गुणा 3 गुणा √3। आप इसको सोल्व करेंगे तो उत्तर आएगा x का मान 5, उत्तर आएगा x का मान कितना आएगा 5 आएगा। एक प्रश्न आया था, x - 1/8 x की पावर 8 है, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपको पता होगा p स्क्वायर प्लस 2 होती है, p स्क्वायर का मान 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 66। सही आंसर हो गया सी। 121 नंबर प्रश्न है उसका आंसर है, दिए गए चित्र में x का मान। तो देखो ये आपतन कोण दिया हुआ है, तो x परावर्तन कोण है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो सही आंसर हो गया बी। एक प्रश्न आया था, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो 1 सेकंड में 50 दोलन कर रहा है, तो 2 सेकंड में कितने कंपन करेगा, 100 कर देगा। तो सही आंसर क्या हो गया सी। एक प्रश्न है, एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है, केवल हरा रंग, केवल लाल रंग, केवल पीला रंग। तो इसका सही आंसर है सी, सभी रंग उत्सर्जित करता है। एक प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। देखो यह प्रश्न विवाद वाले है, यह प्रश्न 100% डिलीट होने वाला प्रश्न है, क्योंकि जो एनसीईआरटी का जो प्रश्न बनाया गया है उसमें एक ऑप्शन है शुद्ध ग्रह, एक है धूमकेतु, एक शुद्ध ग्रह, एक उपग्रह, एक धूमकेतु, और उल्काओं की जगह यहां लिखा हुआ है तारामंडल, और उसका आंसर माना गया तारामंडल। अब दूसरी बात, अब सुनो, अगर आप चैप्टर के अंदर जाओगे तो वहां यह लिखा हुआ है कि जो शुद्ध ग्रह है, जो धूमकेतु है, जो उल्काएं हैं, वो सभी सौर परिवार के सदस्य है, जबकि तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं है। इस प्रकार की लाइन भी लिखी हुई है, मतलब उपग्रह भी तो है,
शुद्ध ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, उल्काएं भी है, मतलब सभी सौर परिवार के सदस्य हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से जहां तक हो सकता है बोनस दिया जाएगा, और नहीं तो प्रश्न को डिलीट किया जाएगा। ये कन्फर्म बता रहा हूं। जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें शायद एनसीईआरटी क्लास 8th की 17 चैप्टर है, उसमें आप देख लेना, वहां लिखा हुआ है शुद्ध 1% लिखा हुआ है पीछे, तो उसमें तारामंडल आंसर माना गया है। जो सप्तऋषि वगैरह तारामंडल होते हैं, आर्सा मेजर, बिग डिपर, ये तारामंडल है, ये सौर परिवार के सदस्य नहीं है। बाकी शुद्ध ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ये तीनों 1% में माने गए सौर परिवार के सदस्य, जबकि उल्काएं हैं वो आपके चैप्टर के अंदर पढ़ोगे तो उल्काएं भी माना गया। तो हो सकता है ये प्रश्न बोनस मिले या इस प्रश्न पर विवाद हो। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देख कर सीखना, करके सीखना, रट कर सीखना, इन सभी। देखो ये चारों ऑप्शन है, रट कर सीखना तो होगा नहीं, इसका मतलब रट कर सीखना नहीं तो इन सभी नहीं होगा। और फिर देख कर सीखना, तो मुख्यतः देख कर सीखना प्रदर्शनी विधि में होता है निरीक्षण के द्वारा सीखना प्रयोगशाला विधि में, लेकिन इसका बेटर आंसर आएगा, वो आएगा करके सीखना। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो संश्लेषित रेशा है वो है नायलॉन। एक प्रश्न आएगा पोटेशियम तत्व का प्रतीक, तो के। एक प्रश्न आएगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र AlNO3। एक प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है? अनकण एवं भूस्य का जो मिश्रण है वो निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। एक प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक है वो है फिनोप्थेलिन, बाकी ये तीनों है वो प्राकृतिक है। हरित गृह गैसों का युग्म कौन सा है? तो हरित गृह गैसें कौन सी है? CO2 और N2। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो CO2 है और N2, ये दोनों हरित गृह गैसें हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। तो CO2 है, CH4 है, N2O है, CFC है, ये जो गैसें हैं ये है हरित गृह गैसें। निम्नलिखित में से सर्वदर्शी शिक्षण साधन कौन सा है? तो जो दूरदर्शन है वो सर्वदर्शी शिक्षण एक साधन है। जो दूरदर्शन मतलब टेलीविजन। सॉरी। एक प्रश्न आया था लेग्युमिनेसी पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है? तो लेग्युमिनेसी पौधों में राइजोबियम जीवाणु है वो सहजीवी के रूप में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। एक प्रश्न आया निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ है? वो तने का रूपांतरण है, तो जो आलू है वो तने का रूपांतरण है। निम्नलिखित में से सरल उत्तक कौन सा है? तो जो स्क्लेनकाइमा है जिसे दर्दोतक बोलते हैं, ये एक सरल उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मेथेन है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन वायु प्रदूषक नहीं है। एक प्रश्न आया था पवित्र उपवन पाए जाते हैं, तो ये मेघालय की खासी व जयंतिया पहाड़ियों में, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में, इन सभी में, तो इन सभी में पाए जाते हैं। कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिशी रोग होता है? तो मैंने आपको बताया था कि ये फेफड़ों संबंधी रोग है, इसलिए इसका आंसर हमारे हिसाब से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माना जाना चाहिए। बाद में आप देख लेना इसका क्या आंसर माना जाता है, बाकी मेरे हिसाब से इसका आंसर ए माना जाना चाहिए। मानव त्वचा की तेली ग्रंथि कौन से प्रकार की होती है? तो ये होती है होलोक्राइन। कौन सी होती है? होलोक्राइन। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रतौंधी रोग। कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो ये ऐसा अवस्था में होता है क्योंकि जो गुणसूत्रों का DNA का जो प्रतिकृति होती है वो ऐसा अवस्था में होती है, और जो स्टोन प्रोटीन है वो गुणसूत्रों में DNA प्लस स्टोन प्रोटीन होता है। तो ये मैंने नेट पे सर्च किया था, ऐसा अवस्था ही माना गया इसका। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में, और 1978 में इसका नाम चेंज करके परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है? तो आपको पता होगा इंसुलिन, मेटेरोनिन, एड्रेनलिन, ये नहीं है, प्रोजेस्टेरोन है, वो प्रसवता में सहायक हार्मोन है। एक प्रश्न आया था निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन सी है? तो आपको खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है, पूछा था कपास, मक्का, सोयाबीन, जो कि खरीफ की फसल है, जबकि जो मटर है वो रबी की फसल है। एक प्रश्न आया था निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? तो जो कहानी विधि है, आप अगर कहानी विधि को आप इंग्लिश में देखते हैं तो एनेक्डोटल मेथड मतलब उपख्यानात्मक विधि, और उपख्यानात्मक विधि है वो वैज्ञानिक शिक्षण विधि है, जबकि मूल्यांकन विधि है वो भी वैज्ञानिक शिक्षण विधि है, प्रश्नावली विधि है वो भी वैज्ञानिक शिक्षण विधि है, जबकि जो मनोदैहिक विधि है ये वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है। जो मनोदैहिक विधि है वो वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है, इसका आंसर सी माना जाना चाहिए मेरे अनुसार। बाकी देखो ऑथेंटिक आंसर की क्या आती है उस पर डिपेंड करेगा। एक प्रश्न हाँ ये आया, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, ये तो नहीं है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, ये है। शिक्षार्थियों को प्रोन्नति प्रदान करना, ये भी नहीं है। और सीखने की कमी का निदान व उपचार करना, तो ये दोनों आंसर इसके सही है। अब देखो
मुख्य उद्देश्य पूछा इससे। अब ये सब प्रश्न एक बार पहले भी 2-3 जगह आया हुआ है, कभी तो इसका आंसर मान लेते हैं बी और कभी इसका मान लेते हैं डी। कोई एग्जाम डी मानती है, कोई बी मानती है। रीट एग्जाम की बात करूं तो एक बार कमी व निदान का उपचार करना ये माना गया है, कभी कभी ये मान लेते हैं। अगर बेटर ऑप्शन देखें तो बी होना चाहिए, बाकी देखो इसका आंसर डी भी माना जाता है, बहुत बार माना गया है। कमियों का निदान व उपचार करना यह मुख्य उद्देश्य होते हैं मूल्यांकन का, लेकिन एक एग्जाम में शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना है, यह भी माना गया। तो अब इसका क्या आंसर माने, ये बोर्ड पर डिपेंड है, बाकी इसके दोनों आंसर सही लग रहे हैं मुझे। कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री है सर्वदर्शी उपकरण में सम्मिलित नहीं है? तो चलचित्र, टेलीविजन, लैपटॉप भी आते हैं, सर्वदर्शी में चित्र विस्तारक नहीं आता। एक प्रश्न आया है घर्षण बलों का सही घटता हुआ क्रम, तो स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण, तो सही आंसर हो गया डी। एक प्रश्न आया एक वस्तु 8 त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है, जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की दूरी व विस्थापन होगा, तो यह होगा पाई आर व 2r। एक प्रश्न लास्ट है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, तो इसका दूसरा सिरा विकिरण की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, संवन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, चालन की प्रक्रिया के कारण ठंडा होगा, ठंडा ही नहीं हुआ, क्योंकि लकड़ी विद्युत का उष्मा का चालन नहीं करती, इसलिए ठंडा नहीं होगा। ये आरबीसी जो एनसीईआरटी की जो 7th क्लास की 4th चैप्टर है उसमें दिया गया है। तो ये थे आपके 150 प्रश्न। इसमें जो 2 प्रश्न मैंने आपको बता दिया, एक बोनस होने वाला, 2 प्रश्न में जो विवाद हो सकता है या 2 ऑप्शन में से कौन सा बोर्ड माने वो, बाकी आप जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने मेरे अनुभव के आधार पर या जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पर बताया। लगभग सही आंसर है, ऑथेंटिक आंसर की आएगी, उसमें भी कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। हो सकता है आंसर की में सही गलत आए, लेकिन विवाद होने के बाद या जो आपत्ति लगाने के बाद प्रश्न सही मान लिए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये तो पेपर है या कोई भी पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद एमएस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।